आज 1 मार्च 2025, नया महीना नया दिन, शनिवार हो गया, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहला अपडेट तो यह है, मार्केट रेगुलेटर सेबी के नए चीफ नियुक्त हो चुके हैं। तुहिन कांत पांडे अब नए सेबी प्रमुख बनाए गए। पिछले 3 सालों से माधवी बुच थी, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब ये उनकी जगह पर नए सेबी चीफ होंगे। वैसे एक दिन पहले सेबी ने कुछ नए नियम भी लागू किए थे, मैंने आपको बताया भी था। फंड मैनेजमेंट कंपनियां अब 30 दिन में निवेशकों का पैसा इन्वेस्ट करेगी, नहीं तो निवेशकों का पैसा बिना चार्ज लिए वापस लौटाना होगा। इसके अलावा एक और नियम सेबी ने विशेष निवेश निधि को भी मंजूरी दी है, जिसमें कम से कम 10 लाख का निवेश जरूरी होगा। ये नियम 1 अप्रैल से ही लागू होगा। और दोस्तों, इस महीने मार्च में कई सारे त्योहार भी आने वाले हैं, जैसे होली, धुलंडी, शीतला सप्तमी, रमजान, ईद उल फितर वगैरह। तो इसके चलते शनिवार रविवार के अलावा भी बैंकों की काफी छुट्टियां रहने वाली है। कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। कौन कौन से दिन, कहां, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और बाकी आज 1 मार्च से ही 10 ऐसे बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट से लेकर यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बैंक एफडी से जुड़े भी कुछ नियम बदलेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं हवाई ईंधन, सीएनजी, पीएनजी के भी नए रेट जारी हो सकते हैं। तो एलपीजी से लेकर एफडी तक 1 मार्च से और क्या क्या बदलेगा, इन सभी 10 नए नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी मैंने आपको कल दिन में ही डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में बताई थी। हो सकता है आपने ये वीडियो देख लिया हो। अगर नहीं देखा तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद इस 1 मार्च के नए नियम का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं आपको एक एक नियम बहुत विस्तार से बताऊंगा, तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। और बाकी फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अगला अपडेट, देश के ईपीएफओ के तकरीबन 7.5 करोड़ से भी ज्यादा मेंबर्स के लिए बड़ी खबर आई है। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ की ब्याज दरों पर सरकार ने बड़ा फैसला सुना दिया है। ईपीएफओ बोर्ड की मीटिंग हुई कल, और इस मीटिंग में फैसला लिया गया, पीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब अभी भी आपको पीएफ अकाउंट में जमा पर 8.25% तक ब्याज मिलता रहेगा। यानी कि अगर आपका 1 लाख रुपए पीएफ में डिपॉजिट है, तो सालाना आपको 8,250 रुपए ब्याज मिलेगा। पिछले 2 सालों से पीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और बीते दिन भी जो मीटिंग हुई, उसमें भी पीएफ की ब्याज दरों को यथावत रखा गया है, ना कम की गई है ना ही बढ़ाई गई है। तो ये एक राहत की बात है कि सरकार ने ब्याज दरों को 8.25% पर बरकरार रखा है। चलिए अगली खबर आ रही है, नजर नहीं आया रमजान का चांद। बीते दिन शुक्रवार को माह ए रमजान का चांद नहीं दिखाई दिया। ऐसे में अब रमजान की पहली तारीख 2 मार्च तय की गई है। इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की तरफ से ये जानकारी दी गई, और रमजान से जुड़ी पूछताछ के लिए ये हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो चांद नहीं दिखने की वजह से अब कल रविवार को पहला रोजा रखा जाएगा। जामा मस्जिद के इमाम की तरफ से ये ऐलान किया गया है। और वैसे दोस्तों, रमजान के महीने से पहले मुसलमानों के लिए 15 पॉइंट की एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। सभी मुस्लिम भाई लोगों के लिए ये पवित्र महीना रमजान का शुरू होने जा रहा मार्च से ही। इस महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। देश में आज 1 मार्च को चांद दिखने की उम्मीद है, तो 2 मार्च से ही रोजा रखा जाएगा। और इस पवित्र महीने को लेकर यूपी लखनऊ स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के इमाम मौलाना की तरफ से ये महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की गई है, 15 सूत्रीय, जिसमें कहा गया कि आप अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें और इफ्तार पार्टी में गरीबों को भी शामिल करें। चलिए अगली खबर देखिए, क्या साल 2047 तक विकसित हो पाएगा हमारा भारत? इसको लेकर दोस्तों वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई, और इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने बताया कि भारत को साल 2047 तक उच्च आय वाला देश बनाने के लिए औसतन 7.8% की वृद्धि की जरूरत होगी। विश्व बैंक की तरफ से यह दावा किया गया। वैसे भारत की मौजूदा जीडीपी वृद्धि दर पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई है। वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़कर 6.2% रही है। तो तीसरी तिमाही में अच्छा रिजल्ट रहा, जबकि दूसरी तिमाही में ये 5.4% पर आ गई थी। तो इस साल पूरे वित्त वर्ष में 6.5% की दर से जीडीपी के बढ़ने का अनुमान जताया गया। यानी दोस्तों दूसरी के बजाय ये तीसरी तिमाही के नतीजे बताते हैं कि देश की इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी है। एनएसओ द्वारा ये डेटा जारी किए गए। और एक रिपोर्ट आई कि महाकुंभ की वजह से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्टअप मिला है। इस महीने मार्च के अंत तक $4 ट्रिलियन की हो जाएगी हमारे देश की इकोनॉमी। चलिए प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। इस साल लगभग 9.5% तक वेतन बढ़ा सकती हैं भारतीय कंपनियां। सबसे ज्यादा ई कॉमर्स के क्षेत्र में 0.5% तक की वेतन बढ़ोतरी यानी तनख्वाह में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। EY फ्यूचर ऑफ वे की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट पर भी केक की रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें कुछ खुलासे हुए हैं कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट तक नहीं है, स्टाफ की काफी कमी है, बड़े ऑपरेशन के लिए मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में यह हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट पेश की। 7 पन्नों की इस रिपोर्ट में दिल्ली की पूर्व केजरीवाल सरकार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी कमियां सामने आई है, जिसमें नर्स और डॉक्टर्स की संख्या भी पर्याप्त नहीं बताई गई। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे भी सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इन बच्चों को हक देते हुए ये भी कहा कि अगर कोई स्कूल इनकार कर देता है तो आपको हाई कोर्ट जाने का भी पूरा अधिकार है। जो भी रोहिंग्या बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में एडमिशन देने से कोई रोक नहीं सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया गया। रोहिंग्या
रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार की सांप्रदायिक हिंसा से भागकर अवैध तरीके से भारत, बांग्लादेश और अन्य देशों में दाखिल हुए हैं, तो उनके हित पर यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है। और वहीं दोस्तों तेलंगाना टनल हादसे पर भी खबर आ रही है कि मजदूरों के जिंदा बचने की संभावना बहुत ही कम दिख रही है। अब रेलवे की टीमें भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। 22 फरवरी से आपको पता होगा 8 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में ये टनल हादसा हुआ था। इस घटना को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी 8 मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं खबर है मणिपुर में 6 मार्च तक बढ़ाया गया हथियार सरेंडर करने का समय। मणिपुर के गवर्नर भल्ला की तरफ से निर्देश जारी किए गए। चलिए अगली खबर आ रही है। बाबा राम रहीम की पैरोल के खिलाफ याचिका खारिज हुई। एसजीपीसी ने ये याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाया जा सका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर भी सुनवाई हुई। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 2 बैठकें हुई। तीसरी बैठक अब 19 मार्च को होनी है। इस बीच खबर है कि किसान नेता डल्लेवाल जो कि अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी तबीयत काफी नाजुक है। पंजाब हरियाणा के संभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन को शुरू हुए 1 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है और जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान नेता को अनशन पर 95 दिन से ज्यादा का समय हो गया। बीते 4 दिनों से उनकी तबीयत काफी खराब चल रही है। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई बैठकों पर भी बातचीत हुई। अब अगली बैठक 19 मार्च को होनी है। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड से एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है कि उत्तराखंड के कई गाँव में बोर्ड लगाए गए हैं कि बाहरी लोग यहाँ जमीन न खरीदें, क्योंकि गाँव वाले बोले कि हिमाचल जैसा कानून हमारे राज्य में भी होना चाहिए, नहीं तो पहाड़ में पहाड़ी ही नहीं बचेंगे। वहीं खबर देखिए उत्तर प्रदेश में 11 स्वास्थ्य अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। 8 जिलों के सीएमओ भी बदले गए। सुशील कुमार बनियान की अयोध्या में तैनाती की गई। महाकुंभ के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये यूपी के स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ा फेरबदल किया है। वहीं खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब आप अपने जिले में भी कर सकेंगे संगम स्नान, क्योंकि सरकार टैंकर में भरकर भेज रही है गंगा का जल। प्रयागराज में पंडाल भी उखाड़े जा रहे हैं। महाकुंभ के समापन के बाद अब वापस मतलब पंडाल वगैरह को खोला जा रहा है। और इस बीच सीएम योगी का प्लान है महाकुंभ न आ पाने वाले लोगों को अब सरकार उनके ही जिले में संगम स्नान कराने की तैयारी कर रही है और इसके लिए दमकल विभाग की गाड़ियों से सभी 75 जिलों में संगम का जल भी भेजा जा रहा है। हालांकि संगम में अब भीड़ नहीं है, अभी भी स्नान के लिए काफी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जो कुंभ के दौरान नहीं आ पाए थे। चलिए अगली खबर आ रही है। भारत और यूरोपीय संघ इस साल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील फाइनल करेंगे। 17 साल से ये समझौता रुका था, लेकिन अब फाइनली ये समझौता होने जा रहा और दोनों देश रक्षा सहयोग भी बढ़ाएंगे। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन यूनियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला के बीच मुलाकात हुई। वो अभी भारत दौरे पर आई हुई है और इसी दौरान इस मुलाकात में तय किया गया कि इस साल 2025 के अंत तक भारत और यूरोपीय संघ की फ्री ट्रेड डील को साइन किया जाएगा। चलिए भाषा विवाद को लेकर बड़ी खबर देखिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बोले कि हमारे सामने भाषा डिलिमिटेशन की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि राज्य को बचाने के लिए हर आदमी को खड़ा होना होगा, एक रहना होगा। आपको पता होगा तमिल, हिंदी और कई सारी साउथ की भाषाओं को लेकर अक्सर राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच विवाद देखने को मिलते हैं। तो इसी बीच अब तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये कहना है। वैसे पंजाब में भी पंजाबी भाषा के विरोध के बाद अब सीबीएसई ने कहा कि 10वीं में पंजाबी भाषा फिर से कंपलसरी होगी। 2026 ड्राफ्ट से पहले इसको हटा दिया था, लेकिन पंजाब सरकार के विरोध के बाद इसे वापस लिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश में संभल जामा मस्जिद में नहीं होगी रंगाई पुताई। कोर्ट ने कहा कि एएसआई की निगरानी में साफ सफाई होनी चाहिए। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में संभल जामा मस्जिद विवाद चल रहा हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच। तो इस मामले में अब मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई पुताई करवाने की अनुमति नहीं दी है। एएसआई की तरफ से ये रिपोर्ट सौंपी गई और उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला आया। हाईकोर्ट ने कहा कि संभल की शाही जामा मस्जिद में केवल साफ सफाई की अनुमति है, कोई रंग पेंटिंग वगैरह करवाने की इजाजत नहीं है। चलिए बड़ी खबर देखिए। टैक्स रेवेन्यू को लेकर अपडेट आ रहा है कि राज्यों को मिलने वाले कर राजस्व में 2026-27 से कटौती कर सकती है केंद्र सरकार। तनाव बढ़ने की भी आशंका है। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत ने अपनी निजी खपत बढ़ने के मामले में यूएस, चाइना व जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया है। उपभोक्ता बाजार पर रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि भारत में मतलब कंजप्शन बढ़ रहा है, उपभोक्ताओं द्वारा चीजों की खपत बढ़ रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि साल 2026 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। यानी अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है इंडिया में अभी भी। और टेक न्यूज से भी एक रिपोर्ट आ रही है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जीडीपी में 25 से 30 अरब डॉलर का योगदान देगा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र। एआई की मदद से उपचार के बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। डेलोइट की तरफ से भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को लेकर ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। और महंगाई से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए। आम लोगों को मिलेगी राहत, लेकिन किसानों को परेशान करेंगे प्याज के रेट। कृषि मंत्री की तरफ से अफसरों को कुछ आदेश जारी किए गए हैं। अभी कृषि मंत्रालय द्वारा जारी लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में किसानों को उपज की काफी कम कीमत मिल रही है, क्योंकि प्याज के भाव बहुत ज्यादा गिरते जा रहे हैं। देश की थोक सब्जी मंडियों में भी प्याज की कीमतें गिरी हुई हैं। इससे किसानों को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इस बीच अब केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से रबी सीजन की फसलों को लेकर भी अहम आंकड़े जारी किए गए, जिसमें बताया गया है कि इस बार भी प्याज की बुआई के रकबे में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में देश भर में प्याज का बम्पर उत्पादन होने का अनुमान है। तो मार्केट में लोगों को तो महंगाई से राहत मिलेगी, प्याज की कीमतें सस्ती रहेगी, लेकिन किसानों को कहीं न कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। तो
सरकार को जरूर किसानों को भी राहत देने के लिए कुछ अच्छी योजना लानी चाहिए, राइट? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे प्याज, लहसुन, आलू वगैरह की कीमतें कुछ सालों में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कुछ सालों में इतनी ज्यादा गिर जाती है कि किसानों को उनकी फसल का खर्चा भी पूरा नहीं मिल पाता है। तो ये मार्केट के असंतुलन के दौरान सरकार को किसानों की मदद अवश्य करनी चाहिए, राइट? चलिए अगली बड़ी एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए आप। जलवायु परिवर्तन की वजह से नर वानरों की आबादी में भारी गिरावट देखने को मिली है और वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि इन वानरों के व्यवहार में बदलाव हो रहा है, ये पहले से ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं। वानर जैसे कि बंदर, लंगूर, मकाका, बबून, चिंपांजी वगैरह इस तरह के जानवरों की प्रजातियों में आबादी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि हम इंसान जंगलों को काट रहे हैं, प्रदूषण इतना फैला रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की घटनाओं पर भारत के वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च की, जिसमें बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। और दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपने एक अध्ययन में ये भी बताया कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से तटीय शहरों पर कई खतरे मंडरा रहे हैं। तटीय शहरों के कई इलाकों में जमीन धंसने के कारण गंभीर समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जेट प्रोपेल्सन लेबोरेटरी के नेतृत्व में हुए इस शोध में ये जानकारी शेयर की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचने वाला पहला विदेशी नागरिक होगा एक पाकिस्तानी। दोनों देशों के बीच डील हुई है और रूस ने भी प्रक्षेपित किया प्रोग्रेस MS-30 कार्गो अंतरिक्ष यान, जो कि 2 दिनों में ISS तक पहुंच जाएगा। वहीं देखिए दोस्तों, यूक्रेन जंग पर डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच भी तीखी बहस हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि आप हमारे प्रति शुक्रगुजार नहीं है, डील कीजिए, नहीं तो हम समझौते से बाहर होंगे। और एक एस्ट्रोलॉजी का अपडेट आपको बता दूं, इस बार होलिका दहन 13 मार्च को रहेगा और इसके बाद 14 मार्च को होली खेली जाएगी, मतलब धुरंडी का त्योहार रहेगा। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मित्र की सलाह से आज वृष राशि के लोगों की परेशानियां दूर होगी। कन्या राशि वाले लोगों की भी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। और भी दोस्तों कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस नाम से एक हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया गया हाल ही में। कमेंट में आपको लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिए।